नमस्कार दोस्तों, तथास्तु हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिजीत भारद्वाज और आज चर्चा करेंगे 2023 में मिले अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज की। स्त्री पुरुष में भेदभाव एक जगजाहिर बात है और यह भेदभाव हमें श्रम बाजार में भी देखने को मिलता है। इसको लेकर किसी को संशय नहीं है, लेकिन इसके क्या कारण हैं? यह कैसे महिलाओं को प्रभावित करता है? आर्थिक उन्नति से क्या महिलाओं की आमदनी निश्चित रूप से ही बढ़ जाती है? क्या शिक्षा का स्तर बढ़ने से महिलाओं की आमदनी निश्चित रूप से ही बढ़ जाती है? पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से महिला के रोजगार और आमदनी पे क्या असर पड़ता है? जो फैमिली प्लानिंग है, जो परिवार नियोजन की व्यवस्था है, उसके आने से महिलाओं की आमदनी और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है? इन सारी चीजों पर एक अभूतपूर्व शोध किया है। किसने शोध किया है? इस बार की जो इकोनॉमिक्स की नोबेल प्राइज विजेता है क्लॉडिया गोल्डन, उन्होंने इन सारे मुद्दों पर अभूतपूर्व रिसर्च किया है, शोध किया है। वैसे अगर कहें तो जो ये इकोनॉमिक साइंस का नोबेल है, इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम है स्वेरिज रिक्सबैंक पुरस्कार। यह नोबेल प्राइज नहीं है। यह अल्फ्रेड नोबेल के याद में जरूर दिया जाता है, लेकिन यह असली स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार है। यह नोबेल प्राइज नहीं है, पर इसे दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इस बार मिला किसको है? यह क्लाउडिया गोल्डन को मिला है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। और किस मुद्दों पे मिला है? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारे समझ को उन्नत व विकसित करने के लिए। जो श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी है, जो श्रम बाजार में महिलाओं को तनख्वाह दी जाती है, जो उनकी आय है, उन पर शोध करने के लिए, उससे संबंधित जो परिणाम है उन पर शोध करने के लिए उनको मिला है यह पुरस्कार। इन्होंने जो विश्व की समझ है उसको विकसित किया है इस मामले में, और हमारी समझ को भी विकसित किया है इस मामले में। अगर हम इसकी बात करें तो पहले यह समझ थी कि जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होती है, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, वैसे वैसे महिला की भागीदारी अर्थव्यवस्था में बढ़ती जाती है। यह कब की समझ थी? यह पहले की समझ थी, जब इन्होंने यह शोध नहीं किया था। यानी कि आर्थिक वृद्धि से महिलाओं की भागीदारी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी, यह समझ थी। लेकिन क्लॉडिया गोल्डन ने यह बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है। और इन्होंने यह कैसे बताया? तो इन्होंने जो इतिहास है, जो अमेरिका का इतिहास है 200 साल का, उससे तथ्य इकट्ठे किए, आंकड़े इकट्ठे किए, रिसर्च किया, शोध किया, और उस ऐतिहासिक आंकड़े के हिसाब से इन्होंने 1790 से लेके अभी तक के सारे आंकड़ों का रिसर्च किया और यह बताया कि यह जरूरी नहीं है कि अगर आर्थिक वृद्धि होगी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यह जो लीनियर रिलेशन था पहले, इसको इन्होंने गलत साबित किया और इसी को बोला इन्होंने तो यू शेप्ड कर्व है। इन्होंने इस यू शेप्ड कर्व के थ्रू इस बात को झुठलाया कि यह बात बिल्कुल सब सही नहीं है। और यह कैसे बताया? तो इन्होंने पहले बोला कि जब कृषि आधारित हमारा अर्थव्यवस्था था, तो उस समय महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी, वह रहेगी भी। क्यों? क्योंकि अगर जब कृषि आधारित व्यवस्था होती है, आप गांव में भी देखते हैं, तो कृषि के साथ परिवार को देखना, बच्चों को देखना आसान होता है। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, यानी कि इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, तो यह जो भागीदारी है यह कम होती गई, यह बढ़ी नहीं है। यानी कि जो रिलेशनशिप है यह लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, यह बिल्कुल अलग चीज है। और यह भागीदारी कम होती गई। फिर आगे देखा गया, जैसे जैसे सर्विस सेक्टर आया, सर्विस सोसाइटी की बात होने लगी, यानी कि सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की बात हुई, फिर से महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी श्रम रोजगार में। कहने का मतलब यह है, श्रम बल में, श्रम बाजार में, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है
कि अगर अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो महिलाओं की भी भागीदारी उसमें बढ़ेगी। पहले वह कम हुई है और फिर वह बढ़ी है। यह अमेरिका में हुआ है और यही चीज लगभग हर अर्थव्यवस्था के लिए भी सत्य है। तो पहला तो इन्होंने यह जो मिथ था, यह जो मान्यता थी, इसको झुठलाया कि अर्थव्यवस्था से जरूरी नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। दूसरी बात इन्होंने क्या की, दूसरी बात इन्होंने एक चीज और भी बताई कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये इसलिए भी हो रहा था कि पहले महिलाओं को खुद से एक्सपेक्टेशन कम थे, जो उनकी खुद से उम्मीदें थी वह भी कम थी, तो वो उसी हिसाब से अपना शिक्षा दीक्षा करती थी, उसी हिसाब से पढ़ाई करती थी। जब आप शिक्षा ही इस हिसाब से करोगे कि आप 5-10 साल काम करोगे और फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप पारिवारिक जीवन में जुट जाओगे, तो जो आगे अर्थव्यवस्था का विकास होने वाला है, अगर कुछ नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, प्रौद्योगिकी का विकास होगा, तो उसमें आप भागीदार नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास तो वो स्किल ही नहीं है, आपके पास तो वो कला ही नहीं है, आपके पास तो वो हुनर ही नहीं है। तो महिलाओं के साथ क्या हो रहा था कि पहले उनकी एक्सपेक्टेशन खुद कम थी। देखिए इधर बहुत सारी अवसर हैं, नए नए अवसर यहां हैं, लेकिन इस नए अवसर के लिए महिलाएं खुद ही तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि खुद से उम्मीदें उनकी कम थी। तो उन्होंने थोड़ी पढ़ाई की, फिर देखिए उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो पारिवारिक जीवन में आ गए। पारिवारिक जीवन में आने के बाद धीरे धीरे इसी में वो पूरी तरह से लिप्त होती चली गई। यानी कि जो नए अवसर अर्थव्यवस्था में सृजित हुए उसका उनको पूरा लाभ नहीं मिला, तो महिलाओं को उससे भी फायदा नहीं हुआ। कहने के लिए तो जो औद्योगिक विकास है उससे उनको फायदा होना चाहिए था, आर्थिक विकास से फायदा होना चाहिए था, पर हुआ नहीं, क्योंकि वो उस अवसर को लेने के लिए ही तैयार नहीं है। अगली बात जो इन्होंने दिखाई अपने शोध के हिसाब से, वह यह दिखाया कि जो पेरेंटहुड है, जो शादी के बाद की अवस्था है, जब आप पिता बनते हैं, जब आप माता बनती हैं, जो आपका मातृत्व है या आपका जो पितृत्व है, पेरेंटहुड है या मदरहुड है, उसके आने की वजह से कैसे महिलाओं के रोजगार पर फर्क पड़ा। तो उसमें इन्होंने यह दिखाया कि यहां तक देखिए बिल्कुल समान है। जब तक इनकी शादी नहीं हुई है या शादी हो भी गई है, जब तक इनके बच्चे नहीं हुए हैं, जब तक बच्चों की जिम्मेदारी नहीं आई है महिला के ऊपर, तब तक सब कुछ क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही यह बच्चे की मां बनी, वैसे ही परिवार की जिम्मेदारी क्या है, इनके ऊपर आ जाती है। और जब यह परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है, तो यह जैसा हम लोग सब देखते हैं अपने समाज में भी कि जो बच्चों को की देखभाल का जिम्मेदारी है, वो ज्यादातर किसके पास होती है, महिला के पास होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये मातृत्व का सुख है, यह भी कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके रोजगार से दूर कर रहा है, उनके आमदनी के स्रोत को, उनके आय को कम कर रहा है। तो यह भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि जरूरी नहीं है कि शादी होने के बाद या उससे पहले जो स्थितियां हैं वह कैसे बदलती है। वह शिक्षित भी हो सकती हैं, हो सकता है वो हुनरमंद भी हो, शिक्षित भी हो, लेकिन फिर भी जब जब वो मातृत्व का सुख लेती हैं, तो उसके बाद कैसे उनका जीवन जो है आर्थिक क्षेत्र में बदलता है, इस पर भी उन्होंने एक शोध किया और शोध करके इस बात को साबित किया कि किस तरह से ये चीजें उनको इम्पैक्ट कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने एक और भी चीज पर शोध किया, वह था परिवार नियोजन के लिए गर्भ निरोधक गोली का जब आविष्कार हुआ तो कैसे उससे भी महिलाओं के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो जब उन्होंने देखा कि जब 1960 के आसपास जब गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार हुआ, इससे महिलाओं को आजादी मिल गई परिवार नियोजन के लिए, और वह अच्छी तरीके से अपने बेटर एजुकेशन चॉइस, कैरियर चॉइस के बारे में सोच पा रही थी। जो उनकी शैक्षणिक पसंद है, जो उनके रोजगार का पसंद है, उसको और अच्छे से वो सोच पा रही थी।
और अच्छे से वो उसका प्लानिंग कर पा रही थी। क्यों कर पा रही थी? क्योंकि यह जो आविष्कार था यह महिलाओं को आजादी दे रहा था, अपने मैरिज संबंधी चॉइस के लिए, अपने करियर संबंधी चॉइस के लिए, अपने शिक्षा संबंधी चॉइस के लिए। और जब यह उनको आजादी दे रहा था तो इससे भी देखा गया कि धीरे धीरे जो है महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में वह क्या हुआ, वह बढ़ता चला गया। उनका पार्टिसिपेशन जो है इकोनॉमी में, यहां देखिए जैसा मैंने आपको बताया ये 1960 के आसपास की बात है जब कॉन्ट्रासेप्टिव का आविष्कार हुआ। इसके बाद से जो है उनकी भागीदारी जो है वह बढ़ती चली गई अर्थव्यवस्था में। ये सब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से है, यह इंडियन अर्थव्यवस्था के हिसाब से नहीं है, लेकिन यह कहीं ना कहीं सत्य किसके लिए है, यह सबके लिए ही सत्य है। तो इन्होंने तीसरी बात यह बताई, एक तो यू शेप्ड कर्व की बात की, दूसरा यह बताया कि पेरेंटहुड के वजह से, मदरहुड के वजह से, मातृत्व के वजह से कैसे उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तीसरा यह बताया कि जब पिल का आविष्कार हुआ, गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार हुआ, उससे कैसे महिलाओं के ऊपर प्रभाव पड़ा, उससे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा उन्होंने यह भी दिखाने की कोशिश की कि कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों महिला और पुरुष दोनों बराबर शिक्षित हैं, दोनों में शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कई बार महिलाएं भी ज्यादा शिक्षित हैं पुरुषों से, लेकिन फिर भी विकसित देशों में भी जो आय का अंतर है वह 10 से 20% है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा सक्षम हैं, ज्यादा शिक्षित हैं, ज्यादा बेहतर काम भी करती हैं, लेकिन तब भी 10 से प्रतिशत कम कमाती हैं। तो इसके ऊपर भी उन्होंने शोध किया और यह भी दिखाने की कोशिश की कि तब भी उनके आय का अंतर है। जो फीमेल लेबर है, जो श्रम बल है, महिला श्रम बल, उसके आपूर्ति और मांग में क्यों अंतर है विकसित देशों में। तो जो विकसित देशों में है तो वह विकासशील देशों में तो होगा ही, और जो देश अविकसित है उनमें तो निश्चित रूप से होगा। यानी कि वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों कम है, इसके ऊपर उन्होंने शोध किया। और शोध करने के बाद जो अंतर्निहित कारक हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उसके बारे में भी लोगों को समझाया, लोगों को समझाने की कोशिश की और यह बताने की भी कोशिश की कि आर्थिक विकास से जरूरी नहीं है कि सीधे जो लैंगिक भेदभाव है वह खत्म हो जाएगा। आर्थिक विकास होने के बाद भी लैंगिक भेदभाव जो है वह रहेगा, उसके लिए जो है सरकार को काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो हमने देखा जैसे पिल का आविष्कार हुआ तो जो गर्भ निरोधक गोली है उसका आविष्कार हुआ तो उससे कैसे बदलाव हुआ, सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ तो उससे कैसे बदलाव हुआ, अगर शिक्षा का विकास हुआ, अगर महिलाएं शिक्षित हो गई तो उससे भी कैसे प्रभाव पड़ा। इन तीनों से महिलाओं को फायदा जरूर हुआ, लेकिन फायदा होने के बाद भी वह पुरुषों से कम है, आय में भी और उनकी भागीदारी भी कम है। और तो इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है, इसके लिए सरकार को जो है जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। क्योंकि जो क्लॉडिया गोल्डन है उन्होंने समस्या का कारण बताया, उन्होंने 200 साल के आंकड़ों का, इतिहास का विश्लेषण किया, अध्ययन किया, शोध किया और कारण बताए, सारे अंतर्निहित कारकों की चर्चा की। बट उन्होंने यह नहीं बताया कि इस समस्या का समाधान क्या है, उन्होंने सिर्फ कारणों पर चर्चा की है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह नीति बनाने वाले लोगों की जिम्मेदारी, नीति निर्धारकों की जिम्मेदारी है, नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि उनके इस शोध से वह प्रेरणा लें, उस शोध से अपनी समझ को विकसित करें और ऐसी पॉलिसी लेके आए, ऐसी नीति लेके आए, ऐसे लेजिस्लेशन लेके आए, ऐसे कानून लेके आए जिससे जो ये गैप है, जो महिलाओं की भागीदारी कम है, पहली बात, दूसरी बात अगर भागीदारी है भी तो भी पे गैप है, आय में अंतर है, इसको सही किया जा सके और यह जो लैंगिक भेदभाव है इसको खत्म किया जा सके। तो जो इनका शोध है यह निश्चित रूप से ही इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और इसीलिए इनको इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया। अगर इनके शोध पर काम होता रहा तो हम निश्चित ही एक दिन
इस स्थिति में पहुंचेंगे जब पुरुष और स्त्री में पूर्ण समानता होगी, परफेक्ट इक्वलिटी होगा, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इस हिसाब से इनका यह शोध निश्चित रूप से ही इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। शुक्रिया।